बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी जारहाना मूड पर उतर आए हैं। कराची में गवर्नर हाउस के अंदर जो उन्होंने खिताब किया, उसके अंदर अपोजिशन ने जो बयानात दागे थे उन तमाम का हिसाब उन्होंने चुकता कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे हाथों की जंजीरें अब खुल चुकी हैं। उनके निशाने पर कौन कौन है उन्होंने नाम नहीं लिए, मगर उर्फ़े आम में उन्होंने सब कुछ बता दिया। पाकिस्तान की पूरी सियासत इस वक्त हिमायत, मुखालफत और बगावत के गिर्द घूम रही है। आने वाले चंद दिन किसके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, हर उन सब का तजिया हासिल करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, खासतौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है वो किस तरह से मुतासिर मजीद अभी करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले खान साहब ने जंजीरें कहा है पता नहीं तोड़ दी हैं, खोलनी है, आज़ाद पंछी हो गए अब वो। भाई एक बड़ी दिलचस्प बात है इस मामले में, कई वैसे दिलचस्प पहलू हैं। मैंने आपसे कहा था बड़े बड़े वाक़यात होंगे और ज़रूरी नहीं सब हुकूमत के ख़िलाफ़ ही हों। इतने दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं। एक ख़बर आती है, जब उसको पता करते हैं, मुतल्लिक़ा लोगों से बात करते हैं तो एक नई बात का पता चलता है। बात का तो बिल्कुल बरक्स होती है। मतलब मैं आपको ताज़ा तरीन ख़बर सुनाइए। यानी ख़बर ये चल रही है कि चौधरी साहब ने माजरत की उनसे, अपना जरदारी साहब से, कि 25 तारीख को हम वहाँ नहीं जा सके। चौधरी साहब ने? हाँ, अच्छा, ये खबर चल रही है। तो मैंने पूछा, मतलब जो साहब साथ गए थे या जो मामला से पूरी तरह वाकिफ हैं, उन्होंने तरदीद भी कर दिया। खबर ये निकली कि जरदारी साहब ने कहा कि मैंने नून लीग से कहा है और बाकी एलाई से भी कहा है, मौलाना फजलुर रहमान से भी, पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री के लिए हमारे उम्मीदवार परवेज इलाही हैं और मैं इस पे स्टैंड लिए हुए खड़ा हूं। यानी बिल्कुल ही उलट। अच्छा, आज गए वो चौधरी साहबान के गिर्द हमारे कुछ जानने वाले हैं जो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, बाज़ औक़ात तो बराह रास्त भी उनसे बात होती रहती। अलीम खान ग्रुप के लोग मिलने के लिए गए चौधरी परवेज इलाही साहब से। मैंने पूछा भाई अलीम खान ग्रुप के लोग मिलने के लिए गए, उनका कौन सा अलीम खान ग्रुप? हाँ। मैंने कहा क्या मतलब है? ग्रुप के लोग आए, खबरें चली, सारा दिन चलती रही। उन्होंने कहा जब वो आए उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। ऑन ही नहीं कर रहे अलीम खान साहब को वो? भला अलीम खान साहब उनके साथ ही हैं। अच्छा, ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन का है। अलीम खान साहब ने बड़ा काम किया, मदद की। अलीम खान साहब जो है ना, उनके अंदर बाज़ ज़ाती सिफ़ात ज़बरदस्त हैं। मसलन आपको पता है जिस जेल में वो रहे, वो आज भी करोड़ों रुपए माहवार उसको भेजते हैं, करोड़ों रुपए, ताकि हर आदमी अच्छा खाना खाए, कूलर हो, सर्दियों में हीटर हो, डॉक्टर हो, होम्योपैथिक भी हो, वो भी हो, हर्बल मेडिसिन भी हो, अंग्रेजी हो, उसकी दवाइयों के पैसे भी देते हैं। वो उनके लोगों से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। बट लीडर इज़ द जहांगीर तरीन, ठीक है ना। हम कहते हैं जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप, तो जहांगीर तरीन ग्रुप ही है, ये नहीं है। आप अलीम खान का वेटेज कम नहीं कर सकते। लेकिन अलीम खान साहब को उन्होंने कहा दिस इज व्हाट दे सेड। मतलब यार है वो एक अलीम खान में ये बस है कि बेदरेक पैसा खर्च करता है। अच्छा, ये तो लोग समझे ना सियासत के लिए करता है। मैं ऐसे बहुत से सियासतदानों को जानता, नाम लिए बगैर, जो सियासत में बहुत रुपया खर्च करते हैं बेदरेक, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए नहीं करते। मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि हफ्ते या इतवार के शाम को अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि कोई आदमी ज़ख्मी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कहीं से पैसे न मिल रहे हो, तो आप अलीम खान को फ़ोन कर। अच्छा, ठीक है जी। ये मेरा तजुर्बा है कि एक सेकेंडरी की रिलक्टेंस के बगैर वो मदद। मैं जेल का आपको था करोड़ों रुपए मंथली, सालाना नहीं, मैं कह रहा, आसान नहीं है बिल्कुल। तो वो उनका वेटेज तो है बहुत खराब, उनका चैनल। लेकिन ग्रुप तो हारून साहब अलीम खान साहब को। अच्छा, ये भी एक खबर दी जा रही है सोशल मीडिया पर, वो उन्होंने BBC ने खबर दी कि इमरान खान रिफ्यूज टू सी अलीम खान। जब वो रिहा गए, वो उसको वजीर बनाया था, रिफ्यूज टू सी की। और कितनी मुलाकातों की रुदात मुझे पता है। मसलन एक मुलाकात की रुदात तो खान साहब ने मुझे सुनाई उस दिन। अच्छा, और अलीम खान साहब से भी राब्ता कभी ना कभी मुलाकात हो जाती थी जब फुर्सत होती थी, तो कई मुलाकातों की। और वो डाके ठहरते अलीम खान के पास थे, यानी इलेक्शन से पहले तो सेट किया जा अच्छा, वो ये था कि भाई अलीम खान साहब को ये कलक तो था कि भाई मैं गिरफ्तार हो गया। और मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान ने क्या कहा था, मुझे रिलायबल सोर्सेज ने बताया था कि बैलेंस करने के लिए अलीम खान को बेचारे को पकड़ लिया। वो जो एक सूबाई वजीर थे और भी
वो मियाँ वाले का क्या नाम था उनका, उनको भी पकड़ लिया था। तो ये ताल्लुकात की नोयत क्या है। अब देखो ना, बीबीसी पे खबर चल रही है कि वो मुलाकात करना चाहते थे, वो उनका फ़ोन नहीं सुनते थे। वो हमें मुलाकातों की मैं आपको रुदात बता सकता हूँ, एक एक चीज़ की। तो ये जो खबरें जो है ना, ये अजीब हैं। तो अभी लंदन क्या करने गए हैं ये बताएं। लंदन जहांगीर तरीन साहब से मिलने के लिए गए, और किस लिए गए? प्रोपेगेंडा तो कुछ, जैसे आपने बीबीसी की बात की, प्रोपेगेंडा तो कुछ और चल रहा है कि नवाज शरीफ से मिलेंगे। आपने तो ये क्यास है ना। अब ये क्या सही है गलत है मैं नहीं कह सकता, मेरे पास इस पर कोई मालूमात नहीं है कि वो उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन बहरहाल उनके दौर में अलीम खान ने तकलीफ़ें उठाई, दुख उठाए, माली नुकसान किया, खान साहब का साथ दिया। अब उनके पास क्या लेने के लिए जाएंगे? लेकिन हारून साहब ये भी तो बात है ना कि अलीम तरीन खान ग्रुप अलीम खान नाराज है इमरान खान से। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अलीम खान नाराज है इमरान खान से, ठीक है। तरीन ग्रुप भी अलीम खान साहब, लेकिन वो नवाज शरीफ के साथ जाएंगे तो उन्हें क्या फायदा होगा? उनका फायदा इसमें नहीं है। देखिए, उनका फ़ायदा जो है वो इनके साथ समझौता करने में। आज ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें इमरान खान की सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है। लोग उनके बाजार में आने, अब सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। जो जरदारी साहब ने चैलेंज दिया है, मेरा ख्याल है ये उन्हें महंगा पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पीटीआई के लोगों को तो काम ही एक है, या सोशल मीडिया पे हंगामा उठाए रखें, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नौहाए गम ही सही, नगमे शादी न सही। अच्छा। या सड़कों पे आए। इन दोनों कामों के अलावा आराम से तो बैठना ये इनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। इन दो कामों के अलावा एक और काम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सवाल आप उनसे कंटिन्यू कर ले, और क्या काम है उन्हें? जी चौधरी साहब, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? कितने बंदे आपके जो मुबैना तौर पर कहा जाता है चले गए, कितनों के साथ आपका राब्ता है? इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अरुण भाई, बात यह है कि 179 हमारे टोटल नंबर है इस वक्त, जो कि पीटीआई और इत्तेहादियों का इस वक्त असेंबली में। अब एमकेएम और पीएमएलक्यू दो पार्टीज हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप है हमारा, हम समझते हैं कि अच्छा है। हम गए भी थे, मुलाकात भी करने गए थे। आज पीएम जो है वहाँ पे एमकेएम के दौरे पे भी के मरकज में भी गए हैं। दोनों पार्टीज ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। अब इसके साथ साथ जो कुछ हमने जो अपोजिशन की इस मूव के बाद कुछ राब्ते हमने भी किए हैं अपोजिशन के लोगों से। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वोट देना है उसकी जो आर्टिकल 63A है उसकी 3 शिकें हैं। एक तो ये है कि आपने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शिरकत कर ली। दूसरा है कि आपने कॉन्फिडेंस और वोट और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट दिया। और तीसरा है फाइनेंस बिल में। और इसका तरीका ये है कि ये 2 दिन के अंदर ही स्पीकर ने नोटिस दे के तो वो डी नोटिफाई हो जाना है। अब ये कह तो रहे हैं कितने लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अभी जो अपेरेंटली पहली बात तो ये है कि जब स्पीकर देखेगा कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है तो स्पीकर उनकी वोट काउंट नहीं करेगा और उनके खिलाफ रेफरेंस भी चला जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि वोट काउंट ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी। वोट तो काउंट ही नहीं होगा, वो उसका राइट ही नहीं है कि वो वोट दे। इसलिए कि जो आर्टिकल 1A है वो ये कहता है कि रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। तो जब वो वोट देता है, अपनी ऑप्शन क्लियर कर देता है कि मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया है, तो स्पीकर कैन राइट अवे जो है वो उसको रोक सकता है और उसका रेफरेंस भेज देगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसलिए ये जो अभी ये इनका कई गलतफहमी है कि ये इस वक्त किसी को ल्योर करके तो उससे वोट दिलवा देने की। अब 179 का नंबर है तो इसका मतलब ये है कि इन्हें कम से कम जो है आप समझ लें कि 10 वोट चाहिए जो कि पीटीआई के वोट हों। वो जो है मेरा नहीं ख्याल, आपको याद होगा कि 1989 में कितनी बड़ी मंडी लगी थी और कितने अरबों रुपया, उस वक्त करोड़ों रुपए याद है, एक चीज याद है उसकी। वो तो आपसे ज्यादा बेहतर तो वो कहानी को सुना ही नहीं सकता। और फिर ये लेके गए थे और छंगा मांगा सियासत एक पूरी नई टर्म ही इजाद हो गई थी 88 में। तो और ये अब यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अपना लोग हैं ये अपोजिशन में पेश करने हैं। अब हुकूमत में नहीं पेश करने। हमारे लोग जो हैं
वो बेशक बाहर जाएं, वो घरों से ना निकलें, वो कुछ ना करें, उसका असर नहीं पड़ेगा। असर ये है कि ये 172 लोग ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये उनके ऊपर। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल बात आपने वाज़ेह कर दी। बात ये है कि वहाँ पे वो अमर खान ने कहा कि इस मसले पे तो बात ही नहीं हुई और हमारे ऑप्शन ओपन है। चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मैंने पूछा था, जब मिले थे तो वो कहते थे बात नहीं की, बल्कि बैठते उन्होंने कहा, आप शायद साथ थे, कि उन्होंने कहा कि वो आपकी जो मुलाकातें हुई हैं दूसरे लोगों से उसके बारे में पूछा। तो कि ये खान साहब कुछ शाइनेस है तबीयत में, या ये है कि उन्हें एतमाद है? वैसे तो मुझे मालूम है, कल मैंने रब्ता किया था MKM के ज़रा से और चौधरी साहब से, तो वो कहते हैं हम सॉलिडली साथ खड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आमिर खान ने ये बात क्यों कही? क्या ऑप्शंस खुले? देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं, अपना हारून साहब के जो असेंबली के अंदर पार्टी होती है और असेंबली के बाहर पार्टी है ना, उसमें भी एक अपनी एक पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सारी चलती रहती है। ठीक है। वज़ीर आज़म को आप ज़रा मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो इतने डायरेक्ट किस्म के या बिल्कुल ही वो नहीं करते सवाल किसी की, वो इस तरह ही PM को इतने ज्यादा, और वो को बहुत ज्यादा आपको पता है पॉलिटिकल निटी ग्रिटी में पढ़ते भी नहीं, वो बोर हो जाते हैं। वो अच्छा, आप अपने लोगों को हमसे बेहतर जानते हैं, कता कलाम माफ। ये 10 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ऑफर की जा रही है, वजीर आजम ने कहा, हमारे सोर्सेज भी कहते हैं 10 से 20, इस पे अभी 20 करोड़ तक, सॉरी। तो ये इस पे कोई टेम्प्ट होने वाला है? हमने आमतौर पे ये देखा है, नकद पैसे तो नहीं लेते लोग, गए गुजरे लोग भी बहुत देर होती है। तो 2 ख़वातीन को एक अपना क्लियर, उन्होंने तो आके वज़ीर आज़म ही को बता दिया कि ये हमें ऑफर जो है वो हुई है, तो उन्होंने जो है वो इस तरह जो है वो बात कही है। लेकिन इशू ये है कि मैं फिर ये समझता हूँ कि अगर आप पैसे दे भी देंगे तो वोट तो हम नहीं डालने देंगे, वोट कैसे डालेंगे? और ठीक है, PM ने तो कहा है फिर के पैसे ले लें, पैसे क्यों करें, कौन से लाल के पैसे इनके, किसी अच्छे काम में लगा दें, अपना काम में लगा दें, लंगर खोल दें जी। और अभी मैं आपको हारून साहब एक और भी मैं बात करना चाहता हूँ, आगे हम बैठे थे 2-3 मिनट से, देखिए आप देखें जो पैट्रियट बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर में, बड़े बड़े कादावर लोग उसमें गए थे, जमाना बदल गया। देखिए उन लोगों की सियासत खत्म हो गई उसके बाद, और उसमें नौरेश शकूर, सिकंदर साहब अपना साहिवाल के, सिकंदर इकबाल, ये सारे लोग जो गए उनकी सियासत ही खत्म हो गई उसके बाद। ये जो लोग इस वक्त इमरान खान को छोड़ेंगे, उन्हें बड़ा, ये को वो दौर तो नहीं रहा जब मीडिया नहीं था, फैसल साले हयात, हाँ, ये सारे लोग जो है उसके बाद आप देखें इनकी कमर टूट गई, सियासत में उठ ही नहीं सके। ये जो लोग भी इस वक्त इमरान खान को छोड़ के जाएंगे, वो सियासी तौर के ऊपर उनकी नस्लें भी सियासत नहीं कर सकेंगी। लेकिन आज आपके 4 आदमियों ने वोट दे दिया निसार खोड़ो को वहाँ। वो सिंध के हालात जो है वो और है, सिंध में MPs ने जो है वो गए हैं 3-4, उन्होंने निसार खोड़ो को जो है वोट जो है वो दिए हैं। उससे पहले जब हुआ था मामला तो उस वक्त भी जो है वो उन्होंने उनके साथ मिल गए थे, लेकिन वो हार्ड कोर उस तरह के PTI के लोग नहीं है। अच्छा। और जो लोग इस तरह से उस वक्त एक रैली में आए हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात भी याद कराऊँ, ये भी आपसे बेहतर कोई एनालाइज नहीं कर सकता, ये कई लोग जो कह रहे हैं ना, ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के चक्कर में चले जाएंगे। PTI का टिकट 2018 में बहुत बड़ा टिकट था। आप देखें, आप जरा जायजा लें, जिन जिन लोगों ने नून लीग छोड़ के 3 महीने पहले 4 महीने पहले PTI में शामिल हुए, वो सारे लोगों की जमानतें भी जब्त हो गई। अच्छा, दिस इज वेरी कोई बंदा जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिकल लॉयल्टीज को इतनी अपरेंटली जो सामने चेंज हो रही है उसके ऊपर वो पसंद नहीं करता, और ना ही वो होगा। तो ये इस वक्त लोगों की गलतफहमी है कि वो इस तरह से पॉलिटिक्स कर लेंगे या कर लेंगे। और फिर इमरान खान के बारे में ये भी कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो नवाज शरीफ से ज्यादा अनपॉपुलर तो नहीं हुए। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। कोई शो ऑफ फोर्स करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, वो भी आपने बात की ना पहले, हमें तो और कोई काम आता ही नहीं है यार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा बड़े शौक से करते हैं, एक सोशल मीडिया पे और एक सड़कों पे निकलने का जोश जज्बे से, जैसे मेले पे जा रहे हो। ये भी आपने देखा है ना मेलसी का जलसा, और इससे पहले आपने देखा मंडी का, और अपना कल का जो है वो इनका भी लॉन्ग मार्च भी देख लें।
जो पंजाब में जब दाखिल हुआ तो क्या हुआ और जितना सरकारी पैसा इसमें खर्च हुआ, NFC अवार्ड सारे का सारा तो इनके लॉन्ग मार्चेस में लग जाता है। बहुत तो शुक्रिया सर बदली, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये है कि फिर इंशाल्लाह किसी दिन तफसील के साथ आपसे और सब टेक्निकल पॉइंट बहुत बड़ा रेस किया उन्होंने कि नहीं, कैसे खबर करेंगे वोट। देखिए ना, इससे बड़ी तो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती इस मौसम में। पिछले कई महीनों में इससे बड़ी खबर नहीं आई कि वो कहते हैं वोट काउंट ही नहीं होगा। बहुत बड़ा तो अगर वो चले गए और स्पीकर कहता है ये वोट काउंट नहीं होता, अब तक ये कहा जा रहा था कि ये वोट काउंट होगा, मगर स्पीकर ने फैसला करना ना, इसके बाद जाएगा अदालत में। फर्ज कीजिए ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके बावजूद उधर चले जाते हैं, ये जानने के बावजूद कि हमारा वोट तो स्पीकर ने काउंट ही नहीं करना, इसके बाद जाएगा मामला अदालत में। ठीक है, यानी मामला अब तूल पकड़ेगा, होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावे हैं और इमरान खान साहब पे दबाव डालने की कोशिश है। यही वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से इमरान खान साहब काफी ज्यादा पूरा एतमाद है। सवाल आपको करना चाहिए था, नहीं किया। मुझे भी बाद में ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही अगर वजीर आला होंगे पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से, तो ज़ाहिर है फिर नून लीग की सपोर्ट भी शामिल होगी, डेफिनेटली। फिर 1.5 साल के लिए होंगे। तो इसका मतलब है जरदारी साहब अपने पुराने मुआना ने मौक़े पे वापस चले गए कि 1.5 साल एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। जी। एक दिलचस्प सवाल और मेरे जहन में आया, क्या अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अलीम खान साहब भी कुछ लोगों को ले गए या उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, तो नो कॉन्फिडेंस तो पहले पंजाब में पेश होनी चाहिए। वहाँ तो 40 की अगर तादाद है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो नो कॉन्फिडेंस तो पहले पंजाब असेंबली में तो फिर क्विकली पास हो सकती है। तो धूल मट्टी उड़ा रही है ना ऑपोजिशन फिर हारून साहब इन बातों से, इन सवालात से। और भाई सवाल मौजूद है, पता नहीं चलता। पता है वैसे किसी ने आज बड़ी काम की बात की, पता उस वक्त चलेगा जब वोटों की गिनती हो रही होगी, जब असेंबली का इजलास हो रहा, उससे पहले कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। और ये भी अब लोग कहने लगे हैं, जो कल मैंने कहा था, कि कैसे मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट खामोश रहे, बिल्कुल लाताल्लुक़ रहे और मुल्क को अनारकी के हवाले कर दे। यानी ये तो ठीक है कि वो किसी की हमायत ना करे, मुखालफत ना करे, ऐसे यही इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा यही मुतालबा किया जाता है, वो दखल ना दे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि ख़रीदो फरोख्त हो रही हो, मंडियाँ लगी हुई हों और मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा हो और बदअमनी फैल रही हो, हाँ। और वो लाताल्लुक़ रहे। लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकती, करेगी क्या ये मैं नहीं कर सकती। ठीक है, अब दोबारा से हम कराची के हवाले से बात शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हारून साहब, कराची का जो विजिट, उसमें ये इशारा है कि उन्होंने किया है, अगर मैं सही समझा हूँ, आमिर खान साहब अपनी बोली बोलते हैं, अरकान असेंबली की नहीं, MQM के अरकान असेंबली की नहीं। जो एक बार हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं अभी भी। हाँ, ये ठीक है, नहीं ये इसमें तो कोई शुबह नहीं। वैसे ये बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कर चुके हैं हारून साहब काफी दिन पहले। अच्छा चलिए ठीक है, वो उस वक्त की थी ना। अब जाने के बाद ये लबल लहजा इख्तियार करना, ये वो बात है। वो ये कह रहे हैं, असल में इसे मैसेज ये है, खान साहब मेरे साथ भी बात करें, मैं बड़ा लीडर हूँ, काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे, ठीक है ना। वैसे तो आफाक अहमद भी जाए। हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, कराची को खो दिया पीपल्स पार्टी ने, यानी PTI के भी लोगों से मुतमईन नहीं है, क्योंकि वहाँ कराची में कल्चर डेवलप किया MQM ने 25 साल में, कि वो उनके MNA और MPA दफ्तरों में बैठते थे, 90 में बैठते थे, हर जगह बैठते थे, हर रोज़ लोग अपने मसाइल लेके आते। वो थाने से मुतल्लक है, कचहरी से मुतल्लक है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लक है, किसी चीज़ से मुतल्लक है, किसी भी बल्दिया से मुतल्लक है, वाटर बोर्ड से मुतल्लक है, और वो वहाँ जाते थे और वो उनके लिए टेलीफोन करते थे, या रुक्का लिख के देते थे, या उनके साथ कोई आदमी भेजते थे। इस कल्चर के ये तो बाबू लोग हैं, ये तो इस कल्चर के लोग नहीं हैं। सही। और ये मिलते घुलते नहीं हैं उस तरह से जैसे होना चाहिए इन लोगों को। नहीं, वो देखिए जब कल्चर एक बन जाता है ना किसी इलाके का। मैंने एक दफ़ा एक आदमी से पूछा था कि ये MNA बनने का क्या तरीका, या इलेक्शन जीतने का क्या तरीका, आप लोगों ने क्या तरीका इख्तियार किया। वो कोई बहुत नुमाया आदमी नहीं थे। उन्होंने कहा एक टेलीफोन जो खुला रहे और आप हर वक्त लोगों के फ़ोन सुने, और कुछ वक्त रोज़ाना 2-3 घंटे जिसमें आप लोगों को फिज़िकली अवेलेबल हों और ज़रूरत हो तो उनके साथ। मैंने लियाकत बलोच साहब को ये करते देखा है, उस ज़माने में बड़ी आसानी से वो जीत जाते थे। और उस ज़माने में उन्होंने कहा 20 ईयर्स बैक 50,000 रुपये महीने के एंटरटेनमेंट के लिए,
कि वो लोग आएंगे चाय पियेंगे, वो खाने का वक्त होगा तो बाद औक़ात खाना भी खाते हैं। तो ये आज के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा पैसे होंगे। तो ये है नुस्खा घुलना मिलना असल में वो नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने खो दिया, जमात इस्लामी ने गेन किया है, एमक्यूएम ने शायद उससे ज़्यादा गेन किया है। अच्छा। उसका वोटर उसकी तरफ पलटेगा। ठीक है। और पीपल्स पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि 95% टैक्स कराची सिटी से लेके तो वो खर्च वो होता है दही सिंध पे, और दही सिंध में क्या खर्च होता है, खा लिया जाता है। सही। और मुलाजमतें उन्हें दी नहीं जाती, पब्लिक सर्विस कमीशन तबाह कर दिया, और वो जाली सर्टिफिकेट पे उनको भी पता होता है ये जाली हैं। और मतलब ये कराची का रहने वाला जो असल में रहने वाला है उसे नौकरी नहीं मिलती, डोमिसाइल नकली डोमिसाइल बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। सही है। आज मुस्तफा कमाल ने ये कहा कि 10,000 रुपए तो आपको मिले ना 13 साल 13.5 साल हो गए, तो उसमें से कराची पे कितने खर्च किए? पैसे कराची देता है, कराची पे खर्च नहीं होते। और दही सिंध के साथ ये कोई नवाजिश नहीं कर रहे कि यानी जाली सर्टिफिकेट तालीमी मेयार कम, उनका तालीमी मेयार बेहतर बनाए, वो इस काबिल हों कि वो डिफीट करें। वो भी उतने ही इंटेलिजेंट है ना जो कराची में पैदा होता है, या आदमी खैरपुर में पैदा होता है या किसी गांव में पैदा होता है। गांव के लोग ज्यादा टफ होते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो ये कोई क्या नवाजिश है? और पैसे तो 35% तो पहले ही खा लिया जाता है जब कोई मनसूबा बनता है। तो ये कि इससे यहाँ आए हैं इस हुकूमत को बदलने के लिए कि इनकॉम्पिटेंट, हाँ ये इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है बेसिकली। लेकिन आपने सिंध में किया क्या है? आप कूड़ा नहीं उठाते, आप पानी नहीं दे सकते, आप सफाई नहीं कर सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं कर सकते, और ये कहते हैं पंजाब इसका जिम्मेदार है। पंजाब कैसे जिम्मेदार है? और गवर्नेंस को आपकी है, 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ तो आपके पास है। सही, बिल्कुल सही बात है। पैसे आपके पास आते हैं, आप ठीक खर्च करते हैं। समंदर को आपने बर्बाद कर दिया, बगैर गंदगी से पानी उसमें डाल रहे हैं, उसको। ठीक है, बुरे हालात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। टीजर था हारून साहब हमारा कि सियासी मुलाकातों पे भी मजीद बात करनी है। सिराजुल हक साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर डाली है। हाँ, वो पार्टी में वैसे राय मुख्तलिफ है। 2 लोगों ने मुझसे कहा कि हम गैर जानबदार रहेंगे। सिराजुल हक साहब ने इशारा दिया है, तकरीबन वाज़ेह है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं जी तो हम अपना एक वोट है अब्दुल चतराली साहब का, वो दे सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी को क्या इससे हासिल होगा? ये वो अगर उम्मीद लगा के बैठे हैं कराची में तो कुछ हासिल कर सकते हैं, चतराल की सीट दोबारा जीत सकते हैं शायद, और 1-2 सीटें और ले लेंगे। लेकिन ये जो मुल्क की कीमत पे नहीं सोचना चाहिए। अफरा तफरी फैलेगी, एनार्की फैलेगी। इलेक्शन अगर मैं तो ये कहता हूँ सब पार्टियों में अगर इत्तफाक राय हो जाए, चंद माह पहले करा लें जी, ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएं, जोर इस पे होना चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फ्री होंगे, मुदाखलत नहीं होगी। उसके बहुत से पहलू हैं। वैसे पार्टियां खुद भी तो धांधली करती हैं ना, जो जिसका जितना बस चलता, जितना जिसका बस चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। एमकेएम की भी कल जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्का है हारून साहब? हाँ, मुलाकातें तो देखे ना, ये सियासी लोग सबसे करते हैं। ये तो देखिए ना, सियासत एक एतबार से, हर एतबार से नहीं, एक एतबार से कारोबार की तरह है कि जहाँ ज़्यादा फायदा होगा उसकी तरफ। जरदारी साहब अगर उनसे मिलना चाहते हैं, वो सिंध में रहते हैं, उन्हें सूबाई हुकूमत से वास्ता पड़ता है, तो वो इनकार कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन तो बंद नहीं होनी चाहिए, मुलाकातें होती रहनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा भी होता है, लबो लहजे उतने तल्ख नहीं होते, अब तो बहुत तल्ख होगा। सही है, ठीक है। पंजाब की तरफ आते हैं हारून साहब। वैसे तो तरीन ग्रुप बड़ा एक्टिव है और मजबूत भी है, मगर एक उनका रुकन ऐसा है जिसने माइनस उस्मान बुज़दार के ऊपर मुखालफत कर दी है। नहीं, वो तो हर नुक्ता नज़र के लोग हैं ना। देखिए ना, आखिर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो ये अपना उस्मान बुज़दार साहब ने जिन पे इनायत की, उनके हल्कों में तरक्याती फ़ंड ज़्यादा दिए या उनसे ज़ाती रवैया ही अच्छा रखा, सलूक रखा, वो तो हो गई। लेकिन वंस इफ़ सिचुएशन डेवलप्स जिसमें इमरान खान ये फैसला कर लेते हैं कि नया चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो इन लोगों से बात कर लेंगे, वो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहिए, ठीक है। अभी बहुत से गैर मुतवक्को वाक़यात होंगे, यानी आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही होगी, जैसे जनाब अली करमुल्ला वजह ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से कहा था कि जब वो जंग नहावंद में ख़ुद कमान करने का फ़ैसला किया बजाय जनाब खालिद बिन वलीद के, तो उन्होंने कहा था जंग एक खंडोला है, ये कभी ऊपर जाता नीचे। इलेक्शन कैंपेन
नो कॉन्फिडेंस, उससे भी ज़्यादा एक पेचीदा सूरत हाल होती है और उसमें बड़ा हिजान होता है। जंग में बात चीज़ें होती हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता किस वक्त क्या हो जाएगा। बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल, एक फरीक जीत रहा होता है फिर वो हार जाता है जी। एक दिन ऐसा आता है कि कोई जो है वो बहुत बुलंदी पे नज़र आता है, उसे कहते हैं चढ़तल। हाँ जी, चढ़तल। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है वैसे। चढ़तल पे हैं यानी चढ़ाई पे हैं, यानी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी और फतह की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये अपना जो है प्रेडिक्टेबल नहीं होती सूरत हाल, और बहुत अजीब वाक़यात होंगे। लोग इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे। एक आदमी एक दिन कुछ कहेगा, दूसरे दिन कुछ कहेगा। वो जो ज़्यादा दाना लोग हैं जो जमकर बैठे रहते हैं जी, वही है। एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही, इस पर तहकीक करनी चाहिए। फवाद साहब ने कहा कि जो लोग नून से पीटीआई में आए थे वो हार गए। यानी लोग इस बात को अहमियत देते हैं, कम से कम शहरी वोटर तो ख़ास तौर पे अहमियत देते हैं। देहात में भी कुछ लोग तो ये क्या बात है, आप एक पार्टी के साथ है कल और आज उसे आपके एफिलिएशन पहले किसी के साथ थी, फिर आपके किसी और के साथ हो गई। जब जंग में तमाम सफ़े अपनी तरतीब दे रहे हैं, इमरान खान साहब सबसे मेल मुलाकातें कर रहे हैं, तो कुछ ज़ोरदार खिलाड़ी और भी तो है, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो कहाँ पे है? उनसे भी फिरदौस आशिक अवान साहब अपने घर पे हैं। मुझसे गलती हुई, मेरे पास बहुत पहले ये खबर मौजूद थी, उनसे रब्ता किया गया। बिलावल साहब खुद उनके पास जाना चाहते थे, उनको लेकर पीटीआई में शामिल होना चाहते थे। चांद साहब से भी, नदीम अब्दुल चांद साहब से भी इसी तरह रब्ता किया गया। वो नाराज़ थे और उन्होंने फैसला किया, उनका दिल भी नहीं लगता था। उनके वर्कर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उम्र उन्हीं के साथ गुजरी है, उनके बुजुर्गों के भी, अजीज़ों रिश्तेदारों के भी। वो एक कल्चर में परवान चढ़े हैं, भुट्टो इनके रहे हैं, वो चले गए। नदीम अब्दुल साहब बहुत ये ज़ाती शख्सी तौर पर बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, और लेकिन ये फैसला उनका ये भी है कि जिस पार्टी में ज़्यादा वोट मिल सकते हैं उसको छोड़ के एक ऐसी पार्टी में जाना है जिसमें कम वोट मिलेंगे। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को बस बहरहाल उनकी शख्सी तौर पर तकरीम की जाती है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने ही फ्लैटली रिफ्यूज्ड। अच्छा, और ये मुझे पता था, बाद का जहन से उतर जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पीटीआई को नहीं छोड़ना चाहती। मेरा ख्याल है दानाई का फैसला है, हर आए दिन पार्टियां बदलना, और ये और इसमें क्या है, और यहाँ उन्हें क्या मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जीतने का मौसम गुजर गया। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने आज जो हमारे साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी अगला इलेक्शन नून लीग और पीटीआई के बीच होगा। पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, सवाए दही सिंध के। इवन सिंध में भी देखे ना, जो वो हरकतें कर रहे हैं ना, कराची शहर के साथ जो सलूक कर रहे हैं, कराची की दरअसल तो बड़ी तौहीन और तजलील कर रहे हैं। कराची उनके लिए वैसे ही होना चाहिए जैसे दही सिंध है। हुक्मरान तो बाप की तरह होता है, लेकिन कराची के साथ एक गरज है। अब वो जो ठीक है, वो इमरान खान साहब का लबलाजा तो ठीक नहीं, उनका उर्दू ज़ुबान सीख लें, इसमें क्या बुराई है उर्दू ज़ुबान से। वैसे और बात उन रिमार्क्स उन्होंने ठीक नहीं दी है, सुना दूं तो वो सुना देंगे। यानी क्या है कराची के साथ कद? कराची कोई सौतेली औलाद है, कराची कमा के देता है आपको, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट का इन्हिसार उस पर है। पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट कराची में, उसके बावजूद कराची के साथ वो सलूक नहीं होता जिसके जैसे कोई कद होती है, कोई नफरत। इसका मतलब ये नहीं है कि दही सिंध को ऊपर ना उठाए। दही सिंध में इंडस्ट्री लगाई जाए, तालीम बेहतर बनाई जाए, टेक्निकल अदारे कायम किए जाए, असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत की जाए। वो पीछे रह गए, उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। दही सिंध, दही जो अंदरून बलूचिस्तान है, वो बहुत पीछे रह गए। अगर किसी कौम में कोई अखलाकी एहसास हो और लीडरशिप में, तो उनकी फिक्र करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दही सिंध को नजरअंदाज कर दें, लेकिन ये जाली से वो बना के, और फिर ये है कि कोई उर्दू बोलता है या पंजाबी बोलता है या सिंधी या बलोची या कोहिस्तानी या ख्वार ज़बान बोलता है, ये जो अपना बोलते हैं अपना चतराल वाले, कोई किसी भी ज़बान, इससे क्या ताल्लुक है? वो इक्वल सिटीजन है, उसके वही हुकूक हैं, और आप एक वसत नजर होनी चाहिए। उन्होंने सिंधी पार्टी बना दिया, वहाँ अंदरून अब कहते हैं सिंध हुकूक मार्च, जितना अरसा सिंध में ये जुलूस चलता रहा, सिंध हुकूक मार्च के कौन से हुकूक हैं जो उसे नहीं मिल रहे, और जो हुकूक आपने गजब किए हैं, बिल्कुल थर के आपने गजब किए हैं, कराची के आपने गजब किए हैं, बल्दियाती इदारों के आपने गजब, और इल्जाम आप विफाक पर लगा देते हैं। पंजाब के क्या ताल्लुक है?
पंजाब हुकूमत को मुदाखलत करती है। हारून साहब अपना बोझ किसी के ऊपर तो डालना ना, वो पंजाब के ऊपर डाल देते हैं, विफाक पे डाल देते हैं। लबो लहजे की बात ही, अपोजिशन पे तो हम बात करते ही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म कम और अपोजिशन के लीडर ज्यादा लगे। जरा प्रोड्यूसर साहब सुनाए कि इमरान खान साहब की जुबान क्या थी, लबो लहजा क्या था, मगर इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हम सुनाएंगे कि दोनों तरफ पे बराबर की चोट है। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। मौलाना फजलुर रहमान दुबई से भी ज्यादा सस्ता है। हारून साहब वो कभी किसी को बूट पालशिया कह देते हैं, मकसूद हमारे चपरासी उनके कह एक देते हैं। मुश्तरका दोस्त हैं खान साहब के, नाम नहीं मैं लूंगा क्योंकि वो चाहे वो खामोश अपना अमन पसंद शहरी हैं जो रात को 8:30 बजे आपके तला क्लियर से सो जाते हैं और दिन के सुबह के 2-2:30 बजे उठ जाते हैं। उन्होंने एक दफ़ा खान साहब से कहा, ये बात है जी एग्जैक्टली 11 साल पहले की, 10.5-11 साल पहले, तो खान साहब ये नौजवानों वाले आपके तेवर हैं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, यू आर 56। मैं 56 नहीं हूँ, मैं 38 हूँ। उनका 38 कैसे, आप 56 हैं। अच्छा। उनका मशीन जो उम्र बताती है, कोई मशीन होती होगी जिसपे वो फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पर होता है, वो 38, तो मैं 38। अच्छा। वो हमारे भाई जावेद हाशमी साहब भी, उनसे मैं कहता आप सारी उम्र जो है नौजवान ही रहेंगे, तालिब इल्म लीडर ही रहेंगे। वो खान साहब में ये मसला है, कल भी मैंने अर्ज़ किया था, अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं, ये उनके शायान शान नहीं है कि इस तरह और रेडिकूल करने से। देखिए माशरे में फसाद कैसे पैदा होता है, घर में कैसे पैदा होता है, पहले होती है शिकायत पैदा, वो रफ़ा न की जाए, ग़ीबत शुरू हो जाती है, ग़ीबत जारी रहती है तो फिर उसमें वो अनाथ की शक्ल में ढलती है, फिर जत्थेदारी हो जाती है, फिर एक दूसरे को तबाह करने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो उसको शुरू में रोकना चाहिए। ज़ुबान जो है, जब आप कहते हैं रियासत मदीना और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, तो आपकी ज़ुबान शाइस्ता होनी चाहिए, ठीक है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, हम सब इसमें कोताही करते हैं, लेकिन रुक भी जाना चाहिए, कोई हद भी होनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए अपनी इस्लाह की कि वो हुस्न अखलाक, वो कहते हैं मैं ज़मानत देता हूँ उस आदमी की जन्नत की, ये मफ़हूम है उनके इरशाद का, जो हुस्न अखलाक से नरमी से पेश आता है। तो वो खान साहब भी करते हैं और बिलावल साहब क्या करते रहे। बिलावल साहब का वो मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा है, बिलावल साहब का भी जरा सुना देते हैं। जरा प्रोड्यूसर साहब सुनाइए, बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, बुज़दिल हो। शादी हुकूमत, इसकी हद कठपुतली हुकूमत को हम खत्म कर दें। ये तो बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म। हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे। वो जरा वो जन के मज़ार वाला भी वो भी सुना देते हैं। ब्रेक से वापस आके हारून साहब उसके ऊपर जाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कहते हैं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब ने जो जलसे में यूरोपीय यूनियन के बारे में कहा नहीं कहना चाहिए था। देखिए वज़ीर ख़ज़ाना जो है ना, ये उनका मिजाज है, इसमें दोनों को दाद देनी चाहिए कि इमरान खान साहब इसको गवारा करते हैं, कोई दूसरा नवाज शरीफ या जरदारी साहब या उनसे पहले के हुक्मरानों में से कोई भी ये गवारा न करता। इस पे इनकी अखलाकी ज़रूरत को भी दाद देनी चाहिए, उनकी राय है, आप उसको कहें दुरुस्त है, आप उसको कहें ना दुरुस्त है। और इमरान खान साहब इसको गवारा करते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने, उन्होंने माजी की बाद पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की, लेकिन इस नुक्ताचीनी में कोई ये नहीं है लीडरशिप के ख़िलाफ़, यानी उससे गुरेज नहीं है, नफ़रत का तो खैर सवाल ही क्या, या उसको चैलेंज करना या उनकी विजडम को चैलेंज करना। ये राय, ये बहुत से लोगों की राय है। मैंने भी कल अर्ज़ किया था कि ये कहते हैं कि जो मुल्क का मफाद में होगा वो करेंगे, इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। मरियम नवाज साहिबा ने एक बात की है, सुनो जी। वो कहती हैं गमे आशिकी गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। ये खान साहब के लिए उन्होंने कहा। मिसरा है गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। मैं सही बोल रही थी, उन्होंने कहा गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया। इससे बेहतर ये है, और ये एक ऐसे आदमी का शेर है जिसको लोग बतौर शायर के जानते नहीं, जनाब सुलेमान नदवी का, गालिबन जहाँ तक मुझे याद है। कहाँ कहाँ मुझे ले गया है मक्तल में, वो एक कतरा खून जो रगे गुलू में है। तो इस पे कोई तबसरा मैं नहीं करता, कर देना। ये क्या तबसरा है? इक़्तिदार के भूखों की जंग है जिसे कोई अवाम से ताल्लुक,
कोई किसी को फिक्र नहीं है पुलिस सुधरेगी, FBI ठीक होगी, सिविल सर्विस ठीक होगी, बल्दियाती इदारे ठीक होंगे, खाने की चीज़ें सस्ती होंगी नहीं होंगी, किसी को फिक्र नहीं है। ये इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और इनमें इंसानियत कम है और दरिंदगी ज़्यादा है। भाई इस पर क्या तबसरा करें। चलिए, कोई किसी में कोई वकार, कोई ग्रेस, कोई शाइस्तगी, कोई वज़ादारी नाम की कोई चीज़ नहीं, पहले भी नहीं थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वहशत बढ़ती चली जाती है। और इक़्तिदार की जो आरज़ू है ये वहशत ही पैदा करती है। सौदा इश्क और है, वहशत कुछ और शय। मजनू का कोई दोस्त फसाना निगार था। क्या बात है, क्या बात है। वो इकबाल ने कहा था, चीज था याद दवाम, सोख्तने ना तमाम। दायमी जिंदगी किस चीज से हासिल होती है? भड़क उठने या बुझने से नहीं, सुलगते रहने से। इस टॉपिक से रिलेटेड एक आखिरी सवाल, लेकिन उससे पहले एजाजुल हक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो जो हुआ, प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइए ज़ियाउल हक के मज़ार के हवाले से। 80% गाड़ियां सिंध नंबर प्लेट की आई हुई थी, जिसमें से ज्यादातर चोरी की गाड़ियां थी। हमारे बहुत से वर्कर्स ने इस्लामाबाद में इसकी FIR कटवाने की दरख्वास्त भी दी है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों जो हरकत उनके इन शरपसंद अनासर ने की है उसकी माफी मांगेंगे। अगर माफी नहीं, ये तो बिलावल साहब पे से था। देखिए, चले छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, आपके पास वक्त नहीं। देखिए, बहुत ही नारवा बात है, बहुत नाशाइस्ता बात है। अगर भुट्टो के मज़ार पर जाकर ज़ियाउल हक जिंदाबाद के नारे लगाए तो इनको कैसे लगेगा? ये वहशियानापन। एक वो मैंने पूछा जलालाबाद के कमांडर से कि वो गफ्फार खान के मज़ार के साथ आप क्या करेंगे? उसने कहा एक मुसलमान की कब्र के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्या सा अच्छा जवाब उसने दिया। एक मुसलमान की कब्र है, गुजारे ये है कि ये बहुत ही नाशाइस्ता हरकत है। ज़ियाउल हक अपने उनसे बहुत गलतियाँ हुई, ज़ियाउल हक से ब्लंडर्स किए, प्रेस को वो मुक़य्यद किया, कोड़े मारे गए, लोगों को जेलों में डाला गया, सियासत ख़त्म हो गई, गैर सियासी इंतखाबात कराए, जो भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे एतराज़ वारद होता है। शख्सी तौर पे वो नहायत आला अखलाक के आदमी थे। लोग कहते हैं वो खुशामद करते थे, वो छोटे बच्चों के साथ भी शफकत से पेश आते थे। अपने हर मुलाकाती के लिए, खा वो एक पीन हो, खा वो मरी रोड का एक वो फ्रेम बनाने वाला था, खा कोई दर्जी हो, खा कोई तंदूरची हो, मैं कितने वाक़यात सुना सकता। इसी तरह बाहर छोड़ने आते थे, खुश अखलाकी से पेश आते थे। ज़ाती ज़िंदगी में नहायत नोबल आदमी थे, तहज्जुद पढ़ते थे, नमाज़ों की पाबंदी करते थे, मस्जिद नबी में और खाना काबा में रोते थे। कोई इंसानियत भी कोई चीज़ है, मरने वालों को तो माफ़ कर दें। सही है, ठीक है। आखिर 6 मिनट है, मगर एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। उनका तज्जिया करें, उनकी तनकीद करें, उनकी जो गलतियां हैं उस पर बात करें। मगर ये कोई तरीका नहीं। कब्र पे जाके उस किसको सुना रहे थे? वो कब्र में हंस रहा होगा कि वो अल्लाह के नेक बंदा था, शरीफ आदमी था। उसकी सियासत से हम इत्तफाक नहीं करते। ना फौज को इख्तिदार में कभी आने चाहिए, ना जनरल ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये है, वो जाती जिंदगी में 1000 जुल्फ़िकार, 10,000 जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बेहतर था, हर जरदारी, हर बिलावल से बेहतर था। ये क्या, और कब्रों पे जाके आप गालियां देते हैं? सही है। मुमकिन हो तो मुख्तसर सा तज्जिया दे दे हारून साहब, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम इस कदर आसानी से क्यों आता है? उसके तो फिर किसी दिन बात करेंगे, यूक्रेन पर बात करेंगे। तो बहुत ही अहम मसला है। देखिए, यूक्रेन की जंग में अब वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की साहब मान गए हैं कि वो नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे और वो दो जो रियासतें हैं उनको आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लेंगे और क्रीमिया पे उनको कब्जा तस्लीम कर लेंगे। उन्होंने कहा नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की, अमरीकी फ़ज़ाइया ने मदद नहीं की। हर 10 एक हमारे सिपाही के मुकाबले में 10 रूसी सिपाही हैं। हमारे एक टैंक के मुकाबले में उनके पास 50 टैंक हैं। एक सिपाही के मुकाबले 10 सिपाही हैं। इसलिए ये तो देखिए वो मफाहमत की तरफ मायल है। ये हुआ है जनाब रुदवान की कोशिश से दोनों वज़राए ख़ारिजा की कल मुलाकात होगी और लगता है भाई तबाही आ रही है दुनिया में। फ्यूल महंगा हो गया, जौ महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, दुनिया में ये कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, फ्यूल महंगा होगा। दुनिया इसकी तो अमल नहीं है। उन्होंने कहा गैस बंद कर देंगे यूरोप में जी। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे। जब वो बंद कर देंगे तो 40% एनर्जी के अनुसार जर्मनी को उस पर है जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है जी। और बरतानिया का हम बतदरीज बंद कर देंगे। वो पाबंदियां लगा के उनकी नाक रगड़ना चाहते हैं।
तो ये ऐसी सूरत हाल है, दुनिया को इसकी फिक्र होनी चाहिए। आज ये 17वीं सदी नहीं है, उधर 18वीं अमेरिका आज़ाद हो रहा था, यहाँ किसी को पता ही नहीं था। उधर अपना इस्माइल सफ़वी की और शिबानी खान की जंग हो रही थी, बड़े सग़ीर में किसी को परवाह ही नहीं थी। दुनिया आज बदल चुकी है, एक जगह हादसा होता है उसके असरात सारी दुनिया पे होते हैं। सही है। बेसिकली कहा जा रहा है अरुण साहब कि यूक्रेन को इस जंग के अंदर धकेल तो दिया गया, मगर जिन लोगों ने धकेला उन्होंने मदद नहीं की। अमेरिकियों ने किया ना जी। अब चीन उसके साथ खड़ा, उसको वो आलमी बैंकिंग निज़ाम से उन्होंने निकाल दिया, और वो उसका नतीजा क्या निकला है, उनकी वो कोका कोला ने, पेप्सी कोला ने, पिज़्ज़ा हट ने और बहुत से इंटरनेशनल जो अदारे हैं उन्होंने वहाँ कारोबार बंद कर दिया। उसका नतीजा क्या निकलेगा? उससे नुकसान सिर्फ रूस को तो नहीं होगा, यूरोप की सनत तबाह होगी उसके नतीजे में। जब गैस की कीमत 10 गुना हो जाएगी और फ्यूल की 2 गुना हो जाएगी तो उसका नुकसान किसको होगा? अमेरिका जो है वो तमाशा देखता है, बी जमालो है। सही है। और हारून साहब बताया ये जा रहा है, बप्पे कुटनी है। मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू ये संजीदा नहीं है, बप्पे कुटनी है वो। हाँ। वो बात आपने छेड़ दिया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं यूरोपीय यूनियन की शहबाशी साहब बात कर रहे हैं, क्या ये उनकी फुफ्फी लगती है जो इतनी फिक्र है उनके? आपने बात की तो मैंने कहा कि उन्होंने नहीं करनी थी। पे देखिए ना, अगर तो कोई ये कहे कि खान साहब आप ज्यादा बेहतर जुबान इस्तेमाल करें, आप हमारे जगह तो ठीक है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन के मतलब वाकई उनके मामे क्यों बन गए यूरोपीय यूनियन? सही है, ठीक है। अरुण साहब, अमेरिका के हवाले से कहा जाता है कि गैस के ऊपर उसका इतना डिपेंड नहीं करता वो रशिया के ऊपर, पेट्रोल के हवाले से नहीं करता, इसीलिए उससे कोई फिक्र नहीं है। अमेरिका गैस और पेट्रोल के लिए डिपेंड है, अमेरिका खुद एक्सपोर्टर है गैस का भी, फ्यूल का भी। लेकिन यूरोप तो मारा जाएगा और दुनिया के गरीब मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, बनी नौ इंसान के लिए तबाही आएगी ना। जब ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी जी, तो आटा भी महंगा होगा, ऑयल भी महंगा होगा, दुनिया भर में चीनी भी महंगी होगी, वो अशियाए जरूरियात, दालें महंगी हो जाएंगी, बाहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए तो गरीब आदमी के लिए जिंदगी दुश्वार करेंगे ना। अमेरिका बहादुर जो है वो दुनिया के लिए जिंदगी दुश्वार कर रहा है, फिर क्या होगा? अल्टरनेटिव करेंसी के बारे में सोचा जाएगा। जिस दिन मुतबादल करेंसी वजूद में आ गई, वो अमेरिका के सुपर पावर होने का आखिरी दिन होगा। उसकी सारी सनती तरक्की और दुनिया भर के ज़राए अबलाग पे उसकी कुदरत और उसके शानदार मालियाती अदारे और उसकी सियासत और उसकी बेहतरीन अफवाज और असला साज फैक्ट्रियाँ सब धरी की धरी रह जाएंगी। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अरुण साहब वो जानते हैं कि सबसे पहले ये आपने बात की थी कि इसकी मुतबादिल करेंसी चाइना की तरफ से वजूद में आएगी, जिसकी वजह से अमेरिका की करेंसी डाउन हो जाएगी, डॉलर है वो दुनिया पे। आप देखिए ना, कोई ये सिर्फ कुदरत उस परवरदिगार की है कि वो जो चाहे कर सकता है। अगर उसके कवानीन है, वो चाहे से मुराद ये कोई खुदा का वजूद जो है वो न वो तो अदल और रहम पे मुश्तमिल है, वो कोई मनमानी पे तो नहीं है, बंदों का मेहरबान परवरदिगार। अमेरिका अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता, खुदाई की तो जिसने कोशिश की वो डूबा हमारे सामने। बरतानिया डूबा सुपर पावर के हैसियत से, रूस डूबा सुपर पावर के हैसियत से, फ्रांस डूबा, ये हमारे सामने की बातें। तो ये ठीक है, चलिए ये भी डूब जाएंगे। आने वाला तारीख के कबाड़ खाने का कूड़े दान में डाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच अरुण साहब, आप लोगों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।